नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स के इस हफ्ते के कार्यक्रम में। मेरा नाम नीरज वाजपेयी है और हर हफ्ते हम एक बेहतरीन फंड और बेहतरीन फंड मैनेजर से बातचीत करते हैं। आज हम जिनसे बातचीत करने वाले हैं उनका नाम है पंकज टिब्रेवाल और वो कोटक एएमसी में सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर हैं। हिंदुस्तान में अगर एक दो बढ़िया फंड मैनेजर के हम नाम लेंगे तो पंकज जी उसमें शुमार होते हैं। और जो फंड उन्होंने मैनेज किए हैं जिनकी आज हम खासतौर पर चर्चा करेंगे वह स्मॉल कैप फंड और इमर्जिंग मार्केट फंड्स है और उन दोनों का एयूएम आप देखें तो करीब 32,000 करोड़ रुपए हो चुका है। तो एक शानदार 20-22% की कैगर ग्रोथ आपको देखने को मिली है। तो बाज़ार इस जंक्चर पर खड़ा है कि जहाँ पे आपको फ़ंड के ज़रिए एक बेहतर निवेश का ऑप्शन मिलता है। तो इसीलिए हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि एक बेहतरीन फ़ंड और एक बेहतरीन फंड मैनेजर से आपकी बातचीत कराई जाए और इसी सिलसिले में आज हम पंकज जी से बात करें। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़ायदेमंद फंड्स में। और इससे पहले कि मैं आपके फ़ंड के अंदर एंटर करूं, उसकी निटिग्रिटीज़ को समझूंगा, हम पहले ये जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा जो ये मार्केट का इस समय सिनेरियो है, पिछले 1-1.5 महीने से हम लोगों ने एक बड़ी तेज़ रफ्तार से हाइस की तरफ रफ्तार बढ़ा दी है। कुछ डेटा पॉइंट्स भी सजेस्ट करते हैं कि महंगाई कंट्रोल हो रही है। तो इस वक्त आप लोगों का नज़रिया क्या है बाज़ार पे? नमस्कार नीरज जी एंड थैंक यू, आपने बहुत जेनरस और काइंड इंट्रोडक्शन दिया। अगर मार्केट को लास्ट 1 महीने में देखें तो क्लियरली मार्केट अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर कहीं ना कहीं महंगाई दर और ब्याज दर पीक आउट कर जाएंगे और यहाँ से उनकी ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड्स रहेगी, चाहे वो ग्लोबल हो या लोकल हो। एंड मार्केट को ये कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है कि अगर आप लास्ट 3 महीने में देखो तो खाली कच्चे तेल को अगर आप साइड कर दो तो बाकी सारी कमोडिटीज चाहे सॉफ्ट या हार्ड हो, सब में करीबन 25 से 30% की गिरावट है। और कहीं ना कहीं मार्केट अब ये व्यू फॉर्म कर रहा है कि ब्याज दर और इन्फ्लेशन महंगाई दर दोनों यहाँ से नीचे आएंगे और उनकी ट्रेजेक्टरी पिक आउट हो गई है। इससे इक्विटी मार्केट को काफी सपोर्ट मिल रहा है और कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग जो एक बार बैक सीट ले लिया था लास्ट 7-8 महीने से, वहां पर वापस रिस्क रैली स्टार्ट हुई है। ये खाली इंडिया का माहौल नहीं है, हमने यूएस में भी देखा कि जुलाई महीने में नास्डैक एस&पी में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया और हमने भी पार्टिसिपेट किया। सो ये एक नियर टर्म है, बट अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें तो इंडिया एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर है। इस कैलेंडर ईयर 2022 में हम विश्व की सबसे बड़ी कंट्री में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होंगे और ये 2023 में भी यह चीज रहेगा। और सारे निवेशक इस चीज को नोटिस कर रहे हैं कि इंडिया एक गोल्डन डेकेड एरा में एंटर कर रहा है। और अगर ये कोई पॉलिसी साइड में हम मिस्टेक ना करें तो ये डेकेड हमारा डेकेड हो सकता है जब हम 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की तरफ इकोनॉमी में साइज में मूव होंगे और मार्केट कैप भी उसे धीरे धीरे फॉलो करेगा। तो शॉर्ट टर्म में नॉइजेस बहुत रहेंगे नीरज जी, कभी रूस, कभी यूक्रेन, कभी दुबई, कभी लीबिया, कभी क्रूड, कभी यूएस, कभी यूरोप। बट अगर जो निवेश अपने सेंटिमेंट और इमोशन को संभाल के चले और बिग पिक्चर को ना मिस करे तो ये डेकेड काफी रिवॉर्डिंग रह सकता है निवेशकों के लिए, इंडिया के लिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके की फंड फ्लो और ग्रोथ हमारी कंट्री में दिख रही है, उससे ये उम्मीद बनती है कि हम लोग एक फास्टेस्ट ग्रोइंग, मैं भी थोड़ी देर पहले ही आईएमएफ का डेटा पढ़ भी रहा था जिसमें तमाम उन कंट्रीज़ का जिक्र किया गया जो फास्टेस्ट हैं, तो हिंदुस्तान उनमें से एक है जो सबसे तेज़ ग्रोथ लेके चल रहा है। पंकज जी, लेकिन एक सवाल मेरे मन में हमेशा ही रहता है कि ये जो आपने कहा एक विलन है क्रूड, ये हमेशा हम लोगों को परेशान करता रहता है, ऊपर नीचे होता। आजकल तो बड़ा अच्छा है कि एकदम नीचे चला गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे अमेरिका में ब्याज दरें लगातार बढ़ती रहती हैं तो हम न चाहते हुए भी मजबूरी में हमको अपनी करेंसी को मैनेज करने के लिए या फ्लो को मैनेज करने के लिए वो कदम उठाने पड़ते हैं। तो क्या ये एक हमारे लिए स्पॉइलर हो सकता है, ये हमको शॉर्ट टर्म की एक दिक्कत ये बनी रहेगी अगले साल 6 महीने तक? और दूसरा इससे जुड़ा सवाल है कि क्रूड जो है, जिस तरीके से दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ा हुआ है, आपको लगता है कि 100 के नीचे रहेगा ये? बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है नीरज जी आपने। तो ये पूरे जो सेटअप है आज के दिन, मैक्रो सेटअप, जहां पर इंडिया काफी स्ट्रांग पोजीशन पर है, एक बड़ा जोकर इन द पैक आज के दिन क्रूड ही है। और हम सब जानते हैं कि
70 से 80% हमारी एनर्जी नीड्स क्रूड की इंपोर्ट होती है, और इसके दाम के बढ़ने से ये हमारे करंट अकाउंट पर, फिस्कल डेफिसिट पर और इनफैक्ट करेंसी पर दबाव डालता है। सो क्लियरली आज के दिन जो हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि ऑन एवरेज दिस ईयर और अगले साल 100 से $110 के बीच में कच्चे तेल का दाम रहेगा, और उसी पर हमारा सारा निर्णय और डिसीजन हो रहा है। अगर ये कोई भी जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण या सप्लाई शॉक के कारण अगर हम इसमें एक बड़ी तेजी देखते हैं और 150 पौने $200 के आसपास आ जाए, तो एक बार के लिए कहीं ना कहीं हमें धक्का लगेगा और ये स्टोरी में कहीं ना कहीं सेटबैक होगी। बट लॉन्गर टर्म अगर हम देखें तो ओवरऑल कच्चे तेल की ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड्स है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे जैसे अलग रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे सामने आएंगे, लोग अपने आप को फॉसिल फ्यूल से अलग करेंगे। बट इन द शॉर्ट टर्म डिमांड सप्लाई, आपने सही बोला, बहुत टाइट है। कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल के कारण सप्लाई साइड में प्रेशर है और डिमांड कोविड के बाद नॉर्मलाइज हो रही है, चाहे वो ऑटोमोबाइल की डिमांड हो या एविएशन की डिमांड हो, दो जो सेक्टर कच्चे तेल को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और इसके कारण कहीं ना कहीं भाव एकदम स्टेबल और स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मीडियम टर्म में ये एक सबसे बड़ा रिस्क है, जोकर इन द पैक है, और हमें इसे क्लियरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। पंकज जी, पिछले एक साल या 14-15 महीने में ले लीजिए तो लगभग 3 लाख करोड़ की बिकवाली एफपीआईज ने की, और पिछले एक महीने में आप देखिए तो करीब 20,000 करोड़ की बाइंग उन्होंने करी। तो इसको हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई वो रुख पलट गया है, अब वो बाइंग पे उतर आए हैं। लेकिन इसके बीच में एक इंटरप्रिटेशन है जो आपसे मैं समझना चाहता हूँ कि जब 3 लाख करोड़ उन्होंने बेचा तो मार्केट ने गोता लगाया, एकदम बॉटम पे पहुँच गया था वो, और मात्र 20,000 करोड़ की खरीदारी की और हम लोग एकदम लाइफ हाई से 500-600 पॉइंट ही दूर रहे हैं। इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए? इसको अच्छा माना जाए या बुरा माना जाए? नीरज जी, एक मेरे 20 साल के करियर में जो सबसे बड़ा चेंज देख रहा हूँ कि डोमेस्टिक निवेशकों को इस बार जो इंडिया पर कॉन्फिडेंस है, इक्विटी मार्केट पर कॉन्फिडेंस है, वो क्लियरली झलक के आ रहा है। हमने 2002 से 2022 तक करीबन $450 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया, और हमारे इक्विटी को बेच के हमने गोल्ड में निवेश किया, और उसका हमने देखा कि रिटर्न्स कुछ भी नहीं है, और एक्चुअली इक्विटी मार्केट का हमने जो 19 या 20% शेयर होल्डिंग विदेशी मित्रों को दे दिया। अब डोमेस्टिक घरेलू इन्वेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट एसेट क्लास है वेल्थ क्रिएशन के लिए, और पहली बार हुआ है कि गोरे करीबन $33 बिलियन का माल बेच गए, ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़, और मार्केट खाली 17-18% नीचे था ओवरऑल, और $3.5 बिलियन उन्होंने जब लेने की कोशिश की, मार्केट 18% ऊपर आ गया। तो ये दिखाता है कि इस बार डोमेस्टिक और घरेलू निवेशकों ने कितने मैच्योरली बिहेव किया है, और ये डोमेस्टिक सेविंग्स एक सुनामी और एक फोर्स की तरह आई है जिन्होंने एक काउंटर अटैक किया है। और हमारे हिसाब से अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो डोमेस्टिक्स के पास करीबन 3.5 लाख करोड़ का एम्यूनेशन एनुअलाइज्ड है। 12,000 करोड़ का सिप बुक है, तो उसको आप 12 से गुना करें तो 1.5 लाख करोड़ वो होता है। बैलेंस एडवांटेज फंड्स करीबन 2 लाख करोड़ की कैटेगरी हो गई है। ऑन एवरेज 30% उनके आज अंडरवेट इक्विटी है, तो अगर हम देखें तो 60,000 करोड़ वहां से। ईपीएफओ नॉर्मली 1 लाख करोड़ निवेश करता है मार्केट में हर साल, तो करीबन 1 लाख करोड़ वहां से आ गया, प्लस इंश्योरेंस, पीएमएस, एआईएफ मिला के सब कुछ करीबन 3.5 लाख का एम्यूनेशन है हमारे पास, जो हमने देखा इस बार हमने काउंटर किया, और ये एक बड़ा फोर्स बन गया है। जस्ट आपको एक एनेक्डोट देता हूं। एक विश्व के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट ने लास्ट वीक अपने मंथली कॉल किया। प्रेजेंटेशन के बाद 10 या 11 क्वेश्चन हुए, उसमें से अधिकतर क्वेश्चन इंडिया के ऊपर किया गया कि हम कैसे पोजीशन करें, क्या करें, ये डोमेस्टिक वाले कब जाएंगे, कब आएंगे, क्या लगता है आपको? तो सारे विदेशी निवेशक बहुत बहुत कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट ऑफ द ईयर में चाइना खरीदा, इंडिया बेचा, और आज उनकी डबल वैमी हो गई है। चाइना एक साल में 35% नेगेटिव रिटर्न है डॉलर टर्म्स में, इंडियन मार्केट 4% पॉजिटिव रिटर्न है डॉलर टर्म्स में, और उनकी डबल वैमी हुई है।
सो आने वाला समय हमें लग रहा है कि विदेशी मित्र इंडिया को काफी पॉजिटिवली देख रहे हैं। खाली वैल्यूएशन है जो उन्हें पीछे रखा हुआ है। अगर थोड़ा भी टाइम करेक्शन या एब्सोल्यूट प्राइस करेक्शन होता है, ये मुझे हाई कन्विक्शन है कि विदेशी मित्र इंडिया को इग्नोर ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। अच्छी चीज़ तो महंगी में लेनी पड़ेगी। इस बार उनको बहुत भारी पड़ा है। 3 लाख उनके और 3 हमारे, 6 लाख करोड़ जब चलेगा मार्केट में तो सोचिए कहाँ जाएगा। इसीलिए मैंने ये सवाल ज़रूर पूछा, क्योंकि इस वक्त लोग बहुत ये पूछते रहते हैं। तो देखिए पंकज जी ने कैसे बढ़िया समझाया कि यहाँ से कितनी बड़ी एक तेज़ी की के लिए हथियार एकदम हमारे पास लैस है, हम लोग फायरिंग कभी भी कर सकते हैं। पंकज जी, हम आपके फ़ंड की बात करते हैं। जो स्मॉल कैप फंड है, ज़्यादातर लोग या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, जो यंगस्टर्स हमारे सोचते हैं कि उनको बढ़िया रिटर्न मिले, ज़्यादा मिले। और आमतौर पर देखा गया है कि जो ग्रोइंग स्टॉक होते हैं, जो छोटे वाले स्टॉक होते हैं, उसमें बहुत बढ़िया पैसा बनता है। लेकिन इंडिविजुअली आप करते हैं तो कई बार आपसे गलत राय हो जाती है। लेकिन आप जैसे माहिर फंड मैनेजर्स के ज़रिए अगर हम लोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न बनता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो स्मॉल कैप फंड है, या उसमें आप स्टॉक कैसे चुनते हैं, क्या पैरामीटर्स लगाते हैं? क्या क्या चीज हम देखते हैं जब हम सिलेक्ट करते हैं कंपनियां? पहला, कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कंपनी ऑपरेट कर रही है, जिस सेक्टर में, जिस इंडस्ट्री में, उसमें उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है। क्या वो छोटी मछली बड़े तालाब में है या बड़ी मछली छोटे तालाब में है? इसका मतलब वो अपने आप को बहुत ग्रो कर सकती है, अपॉर्चुनिटी साइज बड़ी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर कंपनी ठीक काम की तो ग्रोथ के लिए उसके क्वेश्चन नहीं होंगे। तो एक इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी की पोजीशनिंग, उनका मोड, उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है जो हम देखते हैं। सेकंड, हमने क्या देखा है कि आप इंडिया में आप बिजनेस कर लो, वैल्यूएशन देख लो, फोरेंसिक अकाउंटिंग सब कर लो, लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, लीडरशिप अच्छी नहीं है, तो नीरज जी आप वो अच्छी कंपनी को भी धीरे धीरे खराब होता देखते हैं। और यहाँ पर हम काफी टाइम स्पेंड करते हैं अंडरस्टैंडिंग कि मैनेजमेंट कैसा है। और हमारा ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि लेपर्ड्स डोंट चेंज देयर स्ट्राइप्स। अगर कोई आदमी खराब है और नीयत उसकी खराब है, तो छोटे टाइम में वो अपने को मार्केट के मोमेंटम में बदलता है, लेकिन उसकी नीयत में अगर खोट है तो वो कभी नहीं बदलेगा। और ये ग्राउंड लेवल से हमें फीडबैक मिलता है, उनके इकोसिस्टम से फीडबैक मिलता है, उनके एक्स एम्प्लॉइज से फीडबैक मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर से मिलता है कि कंपनी की वर्किंग कैसी है, कंपनी का प्रमोटर्स का पैशन कैसा है, इंटीग्रिटी कैसी है। तो ये आर्ट और साइंस कंबाइंड है, जहां हम काफी ग्राउंड लेवल की रिसर्च करते हैं। थर्ड, हम देखते हैं कि वैल्यूएशन कैसा है। और फोर्थ, हम देखते हैं कि भाई पीएनएल तो सब सही है, लेकिन कंपनी असली में बैलेंस शीट और कैश फ्लो पर कैसा है। और यहाँ हम एक मंत्रा जो फॉलो करते हैं कि टॉप लाइन इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी, और कैश इन बैंक इज रियलिटी। आप कितनी भी अपनी रेवेन्यू ग्रो कर लो, अगर वो प्रॉफिट ने नहीं बदले तो उस रेवेन्यू का कोई मतलब नहीं, और उस प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं अगर वो कैश फ्लो में नहीं पकड़े, रोकड़े में नहीं बदले। तो ये हम क्लियरली उसको इवॉल्व करके देखते हैं कि लास्ट 5-10 साल में इस कंपनी ने कैश फ्लो कैसे मैनेज किया है, बैलेंस शीट कैसे मैनेज किया है, और कोई भी साइकिल अगर मंदी की आई तो ये अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। और ये पूरा चीज कॉम्बिनेशन करके फिर हम लिक्विडिटी देखते हैं स्टॉक में, और अपॉर्चुनिटी साइज देखते हैं, और हम फिर उस कंपनी में निवेश करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है सर, क्योंकि अब मैं अभी अमृत महोत्सव के मौके पर केवी कामत जी से बात कर रहा था, तो ऐसे ही मैंने उनसे सवाल पूछा कि आजकल ये नए ज़माने में बहुत सारे लोग कंपनी लेके आ रहे हैं, बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन के पीछे मत भागिए, वैल्यू क्रिएट करिए, वैल्यूएशन अपने आप मिलेगा। कुछ चीज़ें आपको उस तरह से प्लान करनी चाहिए। तो ये अभी बहुत बहुत ही अच्छे समझाया पंकज जी ने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कुछ सेकंड्स का, लौट के आते हैं तो फिर हम थोड़ा सेक्टर्स पे उतरेंगे कि इस समय क्या अच्छा लग रहा है, किस दिशा में जा रहे हैं लोग, उस पर बातचीत होगी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत करें पंकज टिब्रेवाल से, जो हिंदुस्तान के जाने माने फंड मैनेजर हैं। अब मैं पंकज से ये जानना चाहता हूँ कि सेक्टर्स कैसे चुनें, नए नए आइडियाज़ लोग लेके आ रहे हैं जहाँ पे इमर्जिंग आइडियाज़ हैं या पहले से हैं लेकिन अभी कंपनी छोटी है और बड़ी होने की संभावना रखती है। पंकज जी कैसे चुनते हैं सेक्टर या थीम? अब तो ये बात करते हैं कि आने वाले 3-5 साल में क्या सेक्टर हमें लगता है कि अच्छा कर सकते हैं। और नीरज जी, आपके और आपके दर्शकों को
मैं 2 मिनट ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये बड़ी पिक्चर जो अभी अनफोल्ड हो रही है इंडिया में, उसे मिस ना करें। हमें एक बहुत बड़ी चेंज दिख रही है 10-11 साल के बाद इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। हम जिस भी कंपनी से बात कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, पहली बार प्रमोटर्स, एंटरप्रेन्योर्स इतने ऑप्टिमिस्ट हैं कि भाई हम फॉर्चुनेट है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप थोड़े डीप में जाओ कि क्यों ऐसा हो रहा है, पहले तो चाइना प्लस स्ट्रैटेजी प्ले आउट हो रही है और क्लियरली इंक्रीमेंटल सारे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स अपनी नई प्रोडक्शन लाइन चाइना में ले जाने से डर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट 6-8 महीने में हुई है नीरज जी, कि यूरोप में जर्मनी और इटली की मैन्युफैक्चरिंग गैस कॉस्ट ऊपर जाने के कारण बहुत ट्रबल में है और आज के दिन जर्मनी और इटली विश्व में 17 से 18% एक्सपोर्ट मार्केट शेयर है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो एंसिलरीज में। आप एक चीज खाली ध्यान रखें कि जब भी विश्व में स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है तो इंडिया उनका डिफॉल्ट चॉइस है। हमने आईटी में देखा, हमने फार्मा में देखा, अब हम इंजीनियरिंग और एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो एंक्स में देखेंगे, क्योंकि आप इंजीनियर्स ओवरनाइट नहीं कर सकते हो शॉप फ्लोर पर। और जितनी भी कंपनियों से हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम डेटा देख रहे हैं, हमें ये लगता है आने वाले 3-5 साल में इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और अक्रॉस द सेक्टर, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हो, वहां हमें अपना काम और मार्केट शेयर मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मोरबी करके एक छोटी सी सिटी है गुजरात में। आज मोरबी सेकंड बिगेस्ट क्लस्टर हो गई है टाइल मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में। पहले स्पेन और इटली होती थी चाइना के साथ, और हमारा 2 साल पहले हमारा 1% मार्केट शेयर था विश्व के यूएस के मार्केट में एक्सपोर्ट पर। ये लास्ट 2 साल में 1% से 8.5% हो गया है। और ये 700 यूनिट वहां जो ऑपरेट करती है, स्मॉल एंटरप्रेनर्स, गुज्जू एंटरप्रेनर्स उसे चला रहे हैं। कोई लार्ज विश्व की कंपनी नहीं है जो वहां पर एक्सपोर्ट करके मार्केट शेयर ले रही है। तो ये दिखलाता है कि इंडिया की एंटरप्रेन्योरशिप और जो इस बार ग्लोबल स्केल में सोचने का तरीका है वो काफी चेंज हुआ है। और ये हम पीएलआई के थ्रू और भी अदर सेक्टर्स में देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जहां पर पहली बार आईफोन 14 इंडिया और चाइना में साथ में रिलीज होगा। ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इंडिया आने वाले नेक्स्ट 4-5 साल में हो सकता है विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का प्लेयर बने। तो काफी सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग ऑन द ग्राउंड चेंज हो रही है, जो हमें लगता है कि एक बड़ा थीम आने वाले समय में बन सकता है, जिसे हम कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंजीनियरिंग कंपनीज के थ्रू प्ले आउट कर सकते हैं। सेकेंड थीम हमें जो अच्छी लग रही है वो है रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट में हमें लग रहा है ये 3 से 5 साल का अपसाइकिल है, अभी 1.5 साल ही गया है। और इसके इर्द गिर्द जितनी कंपनियां हैं, चाहे वो टाइल्स हो, प्लाईवुड हो, सीमेंट हो, मैट्रेस हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, वो सारे का डिमांड अच्छा रहेगा जब ये एलिफेंट मूव करता है। तीसरी प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स, वो काफी वैल्यूएशन में करेक्ट हो गई है और वो भी एक सेक्टर है जो काफी स्ट्रांगली पोजीशनड है। इंडिया की बैलेंस शीट कॉर्पोरेट इंडिया की आज बेस्ट शेप पर है। और फोर्थ जहां हमें लग रहा है कि एक सिक्लिकल अपटर्न है, वो है ऑटो सेक्टर, जहां पर 5 साल से वो एक सेक्टर दबा हुआ था और अब इंक्रीमेंटली डिमांड काफी तेजी से आ रही है और सप्लाई चेन इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं, चिप इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं। उसके कारण हमें लगता है कि नेक्स्ट 2-3 साल ऑटो सेक्टर के लिए भी बेहतरीन रहना चाहिए। सो ये एक तरीके से पोर्टफोलियो की पोजिशनिंग है। इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, सेकेंड आपकी होम इंप्रूवमेंट कंपनियां रियल एस्टेट को खेलने के लिए, थर्ड प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल बैंक्स, और फोर्थ अगर आप देखें तो ऑटो और ऑटो एंसिलरीज, और फिफ्थ सीमेंट, जहां पर हमें लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 2-3 साल काफी बेहतरीन रह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत विस्तार से बताया आपने कि और किन किन सेक्टर से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हुआ है इन दोनों ही फंड्स का। एक लास्ट क्वेश्चन पंकज जी, बड़ी कंपनियां नए नए आइडियाज़ लेके लोग आते हैं, स्काई रॉकेटिंग वैल्यूएशंस पे, और पता नहीं उन्होंने मेरे कम से ये तरीके बदल दिए कि आप वैल्यूएशन कैसे करेंगे कंपनी का। अब वो कहते हैं कि आप वो देखिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना बड़ा है, ये सब चीज़ें लेके आते हैं। फिर से सिलसिला शुरू हो रहा है। ऐसी कंपनियों को आप देखते हैं या मुंह फेर लेते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में हमेशा आपको ओपन माइंडेड रहना चाहिए और अजाइल रहना चाहिए।
लेकिन आपको अपनी बेसिक फिलॉसफी को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। तो हम हर कंपनियों से मिलते हैं, सारी न्यू एज कंपनियों से मिलते हैं, लेकिन जो कंपनी हमें लगती है कि अपॉर्चुनिटी है लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूट ठीक नहीं किया या कैश फ्लो में दिक्कत है और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनाएंगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम उन कंपनियों से दूर रहते हैं। तो मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा कि स्टॉक पिकिंग इन इंडिया इज ओवररेटेड, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज अंडररेटेड। अगर आप पोर्टफोलियो को ठीक भांति बनाएं और अगर अपने मतलब फोकस से ना गुजरे, मतलब डेविएट ना हो, तो आने वाला समय आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी रिवॉर्डिंग रह सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप मिस्टेक्स कम करें। तो मिलो सबसे, लेकिन जो फिलॉसफी में आपके फ्रेमवर्क में बैठे उन्हीं कंपनियों में निवेश करो। तो अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रहती है, लेकिन वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट प्ले आउट करता है। बट खाली लास्ट चीज पर आपको एंड करना चाहूंगा, जो मैंने थोड़े डिफिकल्ट तरीके से सीखा है कि ग्रोथ इज द हॉर्स, वैल्यूएशन इज द कार्ट। काफी समय होता है कि हम खाली वैल्यूएशन को देख के स्टॉक्स बेच देते हैं और ग्रोथ कंटिन्यू टू सरप्राइज अस। मैनी कंपनीज में हमारे साथ हुआ है। तो ये है कि जब तक कंपनियों में ग्रोथ रहे, थोड़ा अगर कंपनी महंगा भी होता है तो उसे पूरी तरह ना बेचें, बिकॉज फाइनली वैल्यूएशन इज नॉट द हॉर्स, ग्रोथ इज द हॉर्स जो अपने वैल्यूएशन को टांगता है। अगर आप उल्टा तरीके करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देंगे। सो ग्रोथ पर आपको फोकस रखना चाहिए, कंपनियां ठीक से काम कर रही है उस पर फोकस रखना चाहिए। वैल्यूएशन इज द रिजल्ट एंड आउटकम, नॉट अ ओनली डिसीजन मेकिंग टूल। बहुत ही शानदार। ये अंत में जो आपने बोला ना, ये सूत्र वाक्य है कि आप ग्रोथ को चेस करिए और मैनेजमेंट की बैंडविड्थ देखिए, वो कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करके बढ़िया काम कर सकते हैं। तो पंकज जी ने हमें इतनी डिटेल में समझाया। इसका लब्बो-लुआब आपके लिए ये है कि स्मॉल कैप कंपनी से बहुत बड़ा वर्ल्ड है, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या खरीदें क्या बेचें, तो अपना इतना दिमाग मत चलाइए। पंकज जी जैसे समझदार और बहुत ही उच्च कोटि के जो फंड मैनेजर्स हैं, उनकी मदद लीजिए, उनके फंड्स में जाइए, क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है, इमर्जिंग आइडियाज़ हैं, आप गलती कर सकते हैं। जो बार बार वो कह रहे हैं कि गलती मत करिए, कैपिटल प्रोटेक्शन कर लीजिए, वही बहुत आपके लिए। और कैपिटल को बढ़ाना भी है तो ऐसे फंड्स की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। तो जो कैपिटल मार्केट में आप जाने की इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कोटक स्मॉल कैप और इमर्जिंग मार्केट फंड्स को आप देखिए, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बढ़िया रिटर्न के जरिए हो सकते हैं। तो आप भी पढ़िए और देखिए, समझिए, लोगों से बातचीत करिए और इन फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही सार्थक ज्ञान चर्चा करने के लिए और बहुत ही क्रिस्पी और क्लियर व्यू रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। थैंक यू नीरज जी।